विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए, संघीय संसद की कार्य और शक्तियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 तक जो है 160 से 173 अनुच्छेद तक जो है इसका वर्णन किया गया है। संविधान के द्वारा संघीय संसद के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उन दोनों को विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और इसलिए हम शक्तियाँ जो है प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों की शक्तियों को एक साथ संयुक्त रूप से पढ़ेंगे। संघीय संसद की शक्तियों में सबसे पहला है विधायी शक्ति। देखिए, संघीय संसद मूल रूप से एक विधायी निकाय है, इसलिए इसका सबसे पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना। संघीय संसद संविधान के द्वारा जो भी विषय संघीय क्षेत्र में रखे गए हैं, उन सभी संघीय विषयों पर कानून बनाने का उसे अधिकार है। ये कानून बनाने के अलावा संघीय आधिकारिक आदेश भी जारी करती है, जिनके ऊपर लोक निर्णय का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 164 में किन किन विषयों पर वो कानून बनाती है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक अधिकार हैं उनके प्रयोग के संबंध में कानून बनाती है। जो संवैधानिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध के संबंध में कानून बनाती है। व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में कानून बनाती है। करदाताओं के वर्ग के संबंध में कानून बनाती है। करों के उद्देश्य और उनका करों के निर्धारण के संबंध में कानून बनाती है। परिसंघ के कार्य, यानी जो स्विट्जरलैंड जिसे कि एक कन्फेडरेशन घोषित किया गया है, राज्य संघ कहकर पुकारा गया है, परिसंघ कहा गया है, तो उसके कार्य और सेवाओं के संबंध में कानून बनाती है। संघीय कानूनों को लागू करने में कैंटन के क्या दायित्व हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके संबंध में कानून बनाती है। संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में कानून बनाने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ उसके द्वारा अत्यावश्यक व्यवस्थापन का कार्य भी किया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के द्वारा स्विट्जरलैंड में जो सामान्य कानून है उन पर लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि किसी भी कानून के लागू होने में विलंब और कई बार भारी विलंब हो जाता है या भारी विलंब को जन्म मिलता है। तो मान कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस परिस्थिति के संबंध में तुरंत कानून की आवश्यकता हो, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहाँ पर अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। किसी संघीय कानून को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए संसद के दोनों सदन जो है उसे अत्यावश्यक कानून घोषित करते हैं और उसके बाद जो है उस कानून को तुरंत जो है लागू कर दिया जाता है और उसके संबंध में फिर लोक निर्णय की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए उसको अत्यावश्यक व्यवस्थापन कहा गया है। लेकिन वहाँ पर ये व्यवस्था है कि ये अत्यावश्यक व्यवस्थापन की व्यवस्था मर्यादित समय के लिए की गई है, सीमित समय के लिए की गई है, हमेशा के लिए नहीं है। वहाँ पर यह व्यवस्था है कि किसी अत्यावश्यक घोषित किए गए कानून के संबंध में यदि 50,000 मतदाताओं के द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है,
तो उस अत्यावश्यक कानून को जनता यदि 1 वर्ष के अंदर उसे स्वीकार नहीं कर पाती है या नहीं करती है, तो फिर वह अत्यावश्यक घोषित किया हुआ कानून समाप्त हो जाता है। यानी 1 वर्ष के अंदर या तो उस अत्यावश्यक घोषित किए कानून को जनता स्वीकार कर लेती है तो वो कानून के रूप में बना रह सकता है, उसका अस्तित्व कानून के रूप में रह सकता है। लेकिन यदि 1 वर्ष के अंदर जनता उस कानून को स्वीकार नहीं करती है तो वह 1 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसद जो है वो 1 वर्ष तक अत्यावश्यक व्यवस्था को घोषित करके, अत्यावश्यक व्यवस्थापन को घोषित करके 1 वर्ष तक किसी कानून को लागू कर सकती है या उसके पास किसी भी कानून को 1 वर्ष तक बनाए रखने का जो है अधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा। दूसरा है संवैधानिक संशोधन संबंधी कार्य। देखिए वहाँ पर दोनों को किसी भी संविधान संशोधन प्रस्ताव को जब दोनों सदन पारित कर देते हैं तो उसके बाद ही वो लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। यदि संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्तावित है तो फिर ऐसी स्थिति में संसद को भंग किया जाता है और नवीन संसद का गठन कराया जाता है। नवीन संसद का जो है निर्वाचन, दोनों सदनों को भंग करके नवीन संसद का निर्वाचन कराया जाता है और वो फिर संविधान संशोधन के संबंध में आगे की कार्यवाही के ऊपर विचार करती है। संविधान संशोधन की शक्ति के संबंध में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लोक निर्णय का नियंत्रण जो है वो संसद की शक्ति के ऊपर है। साथ ही साथ लोक निर्णय के साथ ही साथ वहाँ आरंभक के माध्यम से जनता भी संसद से संविधान संशोधन करने के लिए कह सकती है या संविधान संशोधन में पहल कर सकती है और ऐसी स्थिति में संसद को जनता के विचार के अनुसार कार्य करना पड़ता है या कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संघीय संसद के ऊपर उसकी इस संवैधानिक संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय और आरंभक का नियंत्रण है। अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। स्विट्जरलैंड की संसद को कुछ नियुक्तियां और निर्वाचन करने का अधिकार है। जैसे वो संघीय सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्यों को नियुक्त करती है। संघीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसको सदस्यों को नियुक्त करती है। संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों को नियुक्त करती है। संघ के चांसलर की नियुक्ति करती है, उनको चुनती है और संकट काल में वो सेनाध्यक्ष को भी चुनती है और उनका चुनाव करती है। संसद अपने ये निर्वाचन संबंधी कार्य अपने दोनों सदनों का जो उसका संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें वह इन कार्यों को संपादित करती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और कार्य। इसमें पहला कार्य है वैदेशिक संबंधों व संधियों के संबंध में शक्ति। अनुच्छेद 166। संघीय संसद जो है वो वैदेशिक नीति के निर्धारण में भाग लेती है, वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करती है और विदेशों के द्वारा जो संधि की जाती है उनको स्वीकृति प्रदान करती है, उनको स्वीकार करती है। एक अपवाद ये जरूर है वहाँ पर कि जिन संधियों के संबंध में संघीय सरकार अर्थात वहाँ की कार्यपालिका को जो समस्त शक्तियाँ मिली हैं उनके संबंध में या उनकी स्वीकृति के संबंध में संघीय संसद को अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा जो संधियाँ हैं उनको संघीय संसद स्वीकार करती है। संघीय सरकार उसके पास भेजती है अनुमोदन के लिए और संघीय संसद उनको स्वीकार करती है। अगला है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण व नियंत्रण। अनुच्छेद 169। देखिए जो संघीय
अमेरिका की स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है, वो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है, संघीय न्यायालय है और अन्य अंग जिन्हें की परिसंघ के कार्यों को संपादित करने का दायित्व सौंपा गया है, उन सभी के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और चूंकि उसे इन सभी के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है, इसलिए उसे इन सभी अंगों के ऊपर नियंत्रण करने की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 171 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि स्विट्जरलैंड की संसद जो है वो संघीय सरकार को किसी भी प्रकार का आदेश जारी कर सकती है और उसके संबंध में विस्तार से कानून बनाने का अधिकार भी उसके पास है। अगला है वित्तीय शक्ति। संघीय संसद जो है वो संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करती है, उसको जो है स्वीकृति प्रदान करती है। देखिए, इस संबंध में संघीय संसद की शक्ति जो है वो अंतिम शक्ति मानी जाती है, क्योंकि इसके संबंध में लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी बजट स्वीकार करने की जो संसद की शक्ति है उसके संबंध में लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा वो संघीय सत्ताएं जो हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है, उन्हें निश्चित करती है और इस प्रकार से संघीय सरकार के जो लेखे जोखे होते हैं उनका जांच करके उसके बजट को स्वीकार करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। अगला है कैंटनों से संबंधित शक्ति। संघीय सरकार जो है कैंटनों के जो संविधान है और उनमें जो संशोधन किए जाते हैं उनकी जांच करके उनका अनुमोदन करती है, उनको स्वीकृति प्रदान करती है। इसके अलावा कैंटन्स यानी स्विट्जरलैंड के जो राज्य हैं वो विदेशों से जो संधियां करते हैं उनका अनुमोदन करती है। साथ ही साथ कैंटन जो आपस में एक दूसरे के साथ जो परस्पर संधियां करती हैं उनके संबंध में यदि संघीय सरकार के द्वारा अर्थात वहाँ की कार्यपालिका के द्वारा या किसी अन्य कैंटन के द्वारा उसके संबंध में उस संधि के संबंध में कोई आपत्ति यदि की जाती है तो ऐसी स्थिति में वह उस संधि का भी अनुमोदन करती है। इसके अलावा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में संघीय जो संसद है उसे पहले तो काफ़ी शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन चूंकि अब 1998 के संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है, इसलिए उसकी शक्तियां कम हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 173 के अनुसार उसे कुछ शक्तियां दी गई हैं। एक तो जो संघीय सत्ताएं हैं उनके बीच कार्य क्षेत्र को लेकर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों के निपटारे करने का या उनके संबंध में निर्णय देने का अधिकार संघीय संसद के पास है। इसके अलावा संघीय संसद के द्वारा जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार संघीय संसद को है। साथ ही साथ न्यायालयों के द्वारा जो दंडित लोग होते हैं उनके द्वारा जो भी क्षमा याचिकाएं जो हैं या क्षमा से संबंधित जो प्रार्थना पत्र हैं वो संसद के पास भेजे जाते हैं तो उनके संबंध में विचार विमर्श करके उनके संबंध में निर्णय देने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सामूहिक क्षमा भी प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं लास्ट में अन्य शक्तियाँ। देखिए, संघीय संसद जो है उसे जो स्विट्जरलैंड की सुरक्षा, स्वतंत्रता और उसकी तटस्थता की रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसके संबंध में जो भी कार्य करना पड़े
तो वह उस कार्य को करने के लिए अधिकृत है। दूसरा, यदि वहाँ पर जो है वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा, स्विट्जरलैंड की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संघीय संसद की है और उस संबंध में भी वो जिस प्रकार का कार्य करना चाहे उस प्रकार का कार्य कर सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 73 में ये कहा गया है कि इन दोनों कार्यों के लिए, यानी बाह्य आक्रमण से स्विट्जरलैंड की सुरक्षा के लिए और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यक हो तो संघीय संसद जो है वो आधिकारिक संघीय आदेश जारी कर सकती है और इन संघीय आदेशों के ऊपर लोक निर्णय की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इनके संबंध में लोक निर्णय की मांग नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये उसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। साथ ही साथ वो सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है और इसके अलावा अन्य जो भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं उनको पूर्ण करने में भी उसके द्वारा सहायता दी जाती है। तो ये उसकी शक्तियां और कार्य हैं। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर संविधान निर्माताओं के द्वारा संघीय संसद के जो कार्य दिए गए हैं या संघीय संसद की स्थापना के संबंध में हम कह सकते हैं कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है, क्योंकि संघीय संसद को विधायी कार्य भी, महत्वपूर्ण विधायी कार्य दिए गए हैं, प्रशासनिक कार्य दिए गए हैं और वित्तीय कार्य भी दिए गए हैं। संविधान निर्माता संघीय संसद को जितना शक्तिशाली बनाना चाहते थे उतनी शक्तिशाली वो नहीं बन पाई है, क्योंकि उसकी शक्ति पर लोक निर्णय और आरंभक जैसे नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है। और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सिद्धांत रूप में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी लोक निर्णय और आरंभक जैसी शक्तियों का खूब प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से जो है साथ ही साथ आजकल जो कानून निर्माण का कार्य बहुत तकनीकी प्रकृति का हो गया है, जटिल प्रकृति का हो गया है, तो इसलिए कानून निर्माण का कार्य जो है वो संसद की अपेक्षा संघीय सरकार अधिक कुशलता के साथ कर रही है, जैसा कि सभी देशों में हो रहा है। क्योंकि आजकल सभी देशों में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती चली जा रही है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ है, जिसके कारण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती चली जा रही है। और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि अब विधायी कार्य जो है वो काफ़ी कुछ संघीय सरकार के द्वारा संपादित किया जाने लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि संघीय संसद की ये विशेषता है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा अपना काम बड़ी शांति, समझ और ईमानदारी के साथ करती है। जैसा कि लॉर्ड राइस ने कहा कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा या संघीय संसद जो है वो अपने कार्य बहुत ईमानदारी के साथ करती है, शांति और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करती है। वे संसद में, संघीय संसद के सदस्य संसद में व्यर्थ के ओजस्वी भाषण नहीं देते हैं और ना ही उनकी प्रशंसा की जाती है। और इस प्रकार से जो है वे व्यवहार में अपना कार्य बड़ी कुशलता के साथ संपादित करते हैं।